So good morning children. Today we will continue same chapter Age of Industrialization. आज हम पढ़ेंगे मैनचेस्टर केम टू इंडिया. I don't know whether you are reading or not, watching your videos or not, but you should be sincere. और आपकी NTSC unit test is over, so you have to send your photocopies of your notebooks in my personal number, not in group but in personal number. You have to send by Sunday. आपके सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, तो यू हैव टू सेंड बाई संडे. आई विल चेक इट और सब पर्सनल नंबर में भेजना है. 10th क्लास ABCD इट इज एप्लीकेबल फॉर द 4th सेक्शन. तो आपने असाइनमेंट डेट वाइज कैसे किया है? आई वांट द अप टू डेट होमवर्क्स. ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ मैनचेस्टर केम टू इंडिया. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ रहे थे. मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? मैनचेस्टर मीन्स द नेम ऑफ द प्लेस इन इंग्लैंड वेयर फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस. जो मैनचेस्टर हम कहते हैं, मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर इज द इम्पोर्टेंट नेम ऑन द चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑन द हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड. कि मैनचेस्टर सभी जानते हैं. मैनचेस्टर एक जगह के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं कि ये इंडस्ट्रियल नाम एक है. मैनचेस्टर में इसे हुआ क्या था इंग्लैंड में, जब यूरोपियन कंट्री में फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है. Industrial area, industrial belt was first time coined in Manchester, and industrial production जो हम पढ़ते थे, सिंगल रूफ वाला प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट इन मैनचेस्टर अर्ली. तो मैनचेस्टर केम टू इंडिया. ये कैसे हो सकता है कि वहाँ के इंग्लैंड की जगह इंडिया में पहुँच जाएगा? ऐसा नहीं है. But the produce of Manchester, the production of Manchester, the industrial output of Manchester arrived in India. और स्पेशली यहाँ पे बेटे हम बात करेंगे क्लॉथ, CLOTH. कौन सी क्लॉथ? मिल क्लॉथ. मिल क्लॉथ कहाँ बनता था? मैनचेस्टर में बनता था. मैनचेस्टर. अरे मैनचेस्टर कहाँ पे? इंग्लैंड में. ये हम देखेंगे कि जो मैनचेस्टर जो मिल क्लॉथ इंडिया में कैसे पहुँचा है, और क्या इंडिया के लोग इस मैनचेस्टर को एक्सेप्ट किए, और कैसे एक्सेप्ट किए, और क्यों एक्सेप्ट किए. हम तो सबसे पढ़ लेंगे. देखना है बेटे. द मिल क्लॉथ कंपैरेटिवली वेयर चीपर, सस्ता था इन कंपैरिजन टू हैंडमेड क्लॉथ. हैंडमेड क्लॉथ में इंडिया के लोगों को, गरीब लोगों को, कॉमन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही था. दे वर नॉट कैपेबल टू परचेज द कॉस्टली वेवर्स क्लॉथ. बुनाकारी की क्लॉथ को गरीब लोग, आम आदमी परचेज नहीं कर पा रहे थे. आप इंडिया की कल्चर देखो ना, वही एक धोती पहनते थे या एक लुंगी टाइप की पहनते और एक टॉवल. ये तो था धनी लोग की. धनी लोग आपने देखोगे बहुत बड़ा साड़ी जैसे सर पे पगड़ी जैसा लगाते थे, और ये बेल्ट के हिसाब से 2 साड़ी को फिर लगाते थे. देवर रिचेस्ट प्रॉस्परियस पीपल. गरीब लोग की क्या है? गरीब लोग तो एक एक कपड़ा में काम चला देते. बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम द क्लॉथ, आप उसको हैंडीक्राफ्ट कह सकते हो. खदी, जो हमारी इंडिया में खादी कहते हैं, हाथ में बनाने वाला, वो खादी कह सकते हो. बट दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव. द मिल क्लॉथ विच इम्पोर्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर विच अराइव्ड इंडिया वाज चीप क्लॉथ, सस्ता. हमारी इंडिया जैसे गरीब लोग के लिए, तो इसीलिए वो जो सस्ता कपड़े बहुत लोग एक्सेप्ट करने लगे. मिल क्लॉथ आने की वजह से इंडिया की जो समस्या था वो सॉल्व हो गई ऑटोमेटिक. कौन सी समस्या था? कौन सी प्रॉब्लम था? कपड़े की समस्या. गरीब लोग
इतना महंगा पैसा दे के अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पे बेटे वेबिंग बुनाकार जो कपड़े को 100 रुपीज़ में बेच रहा था, एक लुंगी हो, एक साड़ी हो, एक धोती हो, जो भी है, वेयर आज इट जस्ट वाज अवेलेबल विथ 10 रुपीज़। 100 रुपीज़ जो अवेलेबल होता था अभी 10 रुपया में अवेलेबल हो गया। सो इट इज यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ एंड व्हाई द पीपल एक्सेप्टेड फॉरेन क्लॉथ या मिल क्लॉथ इन प्लेस ऑफ इंडिजीनियस इंडियन वेबिंग क्लॉथ। तो यहाँ पे वेबिंग सिस्टम मार खा जाता है किसके सामने? फैक्ट्री प्रोडक्ट्स के सामने। एक तो चीज़ ये भाई सस्ता हो गया, और ये भी हम पढ़ रहे थे हर जगह भाई मिल क्लॉथ जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, बल्कि हैंडमेड जो क्लॉथ था, हैंडमेड क्लॉथ दैट वाज एक्सेप्टेड इन मेनी रीजन्स। मिल क्लॉथ वाज नॉट एक्सेप्टेड। इसका हम पढ़ रहे थे कि मिल क्लॉथ क्या होता है, इसलिए लोग धनी लोग के लिए हैंडमेड, भाई जो धनी है, पैसा है, ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, और अच्छे अच्छे डिजाइन हाथ में बिल्कुल वर्ल्ड डिजाइन एडवांस एडवांस डिजाइन होके आता था मार्केट में, दैट वाज यूनिक, और किसी की पहन में नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे डिजाइन जो थे एक्सपर्ट लोग वो बनाते थे। सो लैंडलॉर्ड, राजा लोग, जमींदार, बड़े बड़े धनी लोग, लॉर्ड्स, दे प्रीफर्ड मोस्टली हैंडमेड क्लॉथ्स ऑफ इंडिया। और इंडिया के जैसे गरीब लोग मोस्टली दे वर नॉट कैपेबल टू अफोर्ड द हैंडमेड क्लॉथ, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द मिल क्लॉथ विच वाज चीप्स एंड अवेलेबल सफिशिएंटली इन द मार्केट। अब हम देखेंगे भाई ये जो वेभर्स है, वेभर की क्या समस्या हो गया। वेभर मीन्स बुनाकार है, इंडियन वेभर्स। अर्लियर टाइम में सर्टनली बता देता हूँ, अर्लियर टाइम वेबर जो थे दे वर कैपेबल टू अर्न ए बेटर प्रॉफिट, अच्छी प्रॉफिट वो कमा देते थे। कब? ये पहले मतलब ब्रिटिश लोग से पहले, इवन ब्रिटिश आने की बात। अब ब्रिटिश जब से लगा दिया, क्या है ये कहते हैं, मोनोपोली लगा दिया बिजनेस के ऊपर, मोनोपोली। द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड। मोनोपोली के कारण क्या होता है, Britisher they purchased the weaving cloth from weavers at very low price। जो बुनाकार थे, बुनाकार से बहुत कम प्राइस में एडवांस दे के किसान लोग को एक प्रकार की मजबूर करके, फोर्स करके, ये जो वेबर्स है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज द क्लॉथ एट वेरी लो कॉस्ट, लो प्राइसेस, व्हिच वाज नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन देयर फैमिलीज। इसी के कारण जब पैसा मिल नहीं रहा है, परिवार चल नहीं सकता है ये कपड़ा बनाने से, बहुत सारी वेविंग परिवार क्या करते हैं, ये प्रोफेशन को बेटे छोड़ ही देते। सेकेंड तकलीफ क्या था, मैं घर में कपड़ा बनाता हूँ, मेरा परिवार लोग एनगेज है बेटे, काफ़ी टाइम तक मुझे कपड़ा बनाना पड़ता था। 8 घंटे क्या है, ज़रूरत पड़ने पर 14-15 घंटा मेरा परिवार, बच्चे, बूढ़े सब लोग लग के वी आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ फॉर द मार्केट्स। अब देखा गया जब ये रेट कम हो गया तो हम फेडअप हो गए, छोड़ दिए भाई, ये एडवांस छोड़ो, व्यापार छोड़ो, खेती बाड़ी लेबर काम कर लो, बेटर है। सेकेंडली क्या हुआ, जो रॉ कॉटन, रुई बेटा जो अवेलेबल होता था इंडियन वेवर्स के लिए, दैट वाज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन वेवर्स। ब्रिटिशर ने लगा दिया कि भाई इंडिया की जो रुई है, इंडिया की जो क्लॉथ है, वो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ जाएगा? इंग्लैंड की फैक्ट्री को खिलाने के लिए इंडिया की क्लॉथ जाएगा, इंडिया की रुई जाएगा, इंडिया की रॉ कॉटन जाएगा। और ये इंडिया की वेबर फिर कहाँ से लेकर आएंगे? इंडियन वेबर शुड परचेज एट हाई रेट,
अगर तुम्हें चाहिए रुई चाहिए तो यू हैव टू परचेज इज हाई रेट। तो खरीद करेंगे रॉ मटेरियल हाई रेट में वेबर्स, और अपना कपड़े को बेचेंगे सस्ता रेट में। तो हाउ वुड एंड हाउ लॉन्ग द इंडियन वेबर्स वुड सर्वाइव इन दैट कंडीशन? सो दिस वाज द कंडीशन, दे लेफ्ट द प्रोफेशन ऑफ वेबिंग। एक प्रकार वेबिंग ख़त्म हो गया बेटे। मैं शॉर्टली बताता हूँ। 1930 1920 की बात करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिजोबिडेंस मूवमेंट जैसे इंसिडेंट हुआ था। हम वहाँ पे स्वराज की बात करते और हम डिसाइडेड किए गए कि भाई ब्रिटिश की कपड़ा हम यूज़ नहीं करेंगे, बॉयकट करेंगे, फेंक देंगे, जला देंगे। इन प्लेस हम स्वदेशी कपड़ा खादी को स्वराज के लिए पहनेंगे। क्या पहनेंगे? खादी। बेटे खादी जब गांधी जी ने बताया सब इंडिया के लोगों को कि खादी पहनना है, तब तक वेविंग इन इंडिया वाज नॉट ए डिग्निफाइड एंड इनकम प्रोवाइडिंग प्रोफेशन टू द इंडियन पीपल। ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल वेबर्स जो गांव में बेटे 100 लोग से 80% लोग वेबर थे, उसमें हार्डली 10 to 5% देखा गया। क्यों देखा गया? यू नो वेरी वेल। अपना चीज़ को सस्ता में बेचना, रॉ मटेरियल महंगा में किसान से खरीदी करना है, और वो भी अच्छा रॉ मटेरियल जाता था इंग्लैंड। ये तो सस्ता कोर्स जो हम कहते हैं या कोर्स रॉ कॉटन कहते थे, सस्ता रॉ कॉटन, इसको महंगा में खरीद करना पड़ता है। सो देखा गया कि 20वीं सेंचुरी स्टार्टिंग में वेविंग एक प्रकार की इंडिया की क्लॉथ जो खद्दी सिस्टम एक प्रकार की चरखा सिस्टम था, बंद ही हो गया। इट केम टू ए completely standstill positions, completely markets and products were closed completely. अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज कैसे हुआ था इंडिया में। हाउ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज केम ऑफ। ये होता है फैक्टर RIES। राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको आई थिंक आप लोग को अभी अच्छे से क्लियर दिखाई देता होगा। पहले विजिबल नहीं आ रहा था, अब तो आपके विजिबल आ रहे है ना। ओके, सो फैक्ट्रीज इंडिया में कैसे हुआ मैं बताता हूँ बेटे। ब्रिटिश लोग हमारे मालिक थे, उसी टाइम रूलर थे। हु आर रूलर? ब्रिटिशर। दे वेयर ट्रेडर ऑल्सो। ब्रिटिशर्स वेयर रूलर्स एंड ट्रेडर्स। कौन से ट्रेडर चाहेगा कि दूसरी ट्रेडर आके व्यापार करे? ब्रिटिशर डिड नॉट we are not interested to give permission to Indians for the trade because trade monopoly was with only Britisher and they tried to continue it, sustain it, to maintain it their monopoly trade। तो इंडियन रूलर की एक प्रकार की ट्रेड इंडस्ट्री करने के लिए किसने मना किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट मना किया। अब सेकंड फेज पढ़ते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है बेटे? जैसे 1915 तक देखा गया, जैसे वर्ल्ड वार फास्ट चालू हो गया ना। अब वर्ल्ड वार के टाइम क्या होता है? मोस्टली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो बंद हो जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद हो जाता है। इसके कारण हमारी इंडिया की चीज़ वहाँ नहीं पहुँचा, और वहाँ के जो मिल क्लॉथ था, सस्ता क्लॉथ था, वो भी इंडिया में पहुँच नहीं पाया। आज रिजल्ट क्या होता है? हर चीज़ की तो महंगाई बढ़ता है, और उसी टाइम क्या होता है? ब्रिटिशर डिसाइडेड दैट परमिशन शुड बी गिवन टू द इंडियन ट्रेडर्स। किसको परमिशन देना चाहिए? इंडियन ट्रेडर्स अभी परमिशन देना चाहिए। क्यों?
Almost all industries of England, they were oriented towards the wartime production, and whatever production was carried out in England was not capable to reach in India because of international trade pressure. Export import was declined. So therefore, British government, colonial government decided that Indian merchants, Indian traders should be given permission to produce as they can. परमिशन दे देता है. दैट वाज चांस फॉर द इंडियन ट्रेडर्स. और इंडियन ट्रेडर्स की उसी टाइम में ही ग्रोथ हुआ है. जो हम टाटा बिरला कहते हैं, जमशेदजी और जो रतन टाटा, जो भी है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, उसी टाइम की बात है बेटे. उसी टाइम में आपने देखा होगा हमारे इंडिया में आयरन, टाटा स्टील, कपड़े की स्टील, कपड़े की फैक्ट्री ज़्यादातर अब उसी टाइम ही ग्रोथ हुआ था. क्यों? अब ब्रिटिशर दे वर फोर्स टू गिव परमिशन इंडियंस. इससे पहले तो इंडियंस को कोई परमिशन नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया के लोग व्यापार करें. और फैक्ट्रीज, अब हम पढ़ेंगे वर्कर्स की बात. ये पढ़ेंगे वर्कर्स. कौन सी वर्कर्स है? फैक्ट्री वर्कर्स. जब फैक्ट्री चला बेटे, उसी टाइम जो इनको कहा गया कि फैक्ट्री वर्कर, दे वर इन ए डिफरेंट वेज. पहली बार शहर को आते थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए. गांव धंधा, गांव रूरल खेतीबाड़ी छोड़ के आ रहे थे, और उनको अलग तरीक़ा से कपड़ा एक दूसरे को देख के पहनना पड़ता था. वो लोग को गांव एरिया से आते थे, अपने रिश्तेदार, अपने भाई. मेरा भाई अगर मुंबई है, सूते की धागा की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो मैं मेरा भाई के थ्रू उसी के खाना मेस में खाऊंगा, उसके घर में रहूँगा, उसके साथ रहूँगा, उसकी फैक्ट्री से बातचीत करके मेरा बड़ा भाई मुझे एंगेजमेंट दिला देता था बॉम्बे में. ये सिस्टम था. और धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज बढ़ गया, तब उसी टाइम बेटे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बेटे, देखो जबर्स, JOBBER. इसके टाइम में, जबर्स की इंडस्ट्रियल टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. ये जबर क्या करते थे बेटे? दे विजिटेड विलेजेस. गांव गांव जाते थे, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ बात करते थे, उनको एडवांस देते थे, उनको शहर में लेकर आते थे, और मालिक के साथ, फैक्ट्री के मालिक के साथ बातचीत करके उनको वहीं पे ही एंगेजमेंट देते थे. तो जबर्स प्लेड द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडिया. They took all the responsibility. They dealt between the owners and employers and employees. रिलेशन किसका था? जबर्स का. तो he got people from village, ensured them job, helped them settle in the city, and provided them money in the times of requirement. कौन? जबर्स. So the जबर, the person became authority and powers. उसी टाइम जबर की एक दारोगा जो मॉडल होता है ना ब्रिटिश अंग्रेज के टाइम में, उसी प्रकार की पावर उनको मिलता था. मैं दिखाता हूँ एक जबर की पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ से. ये नहीं आ पा रहे, मैं दिखा रहा हूँ. यू कैन सी हियर द पोर्ट्रेट ऑफ ए जबर. ये देखो ना कैसे मोटा मूछ रख के, कैसे टोपी, और कैसे स्ट्रेंथ, पावरफुल दिखा रहे कि अथॉरिटी है, पावर है जिसको कहते हैं. उसी टाइम के तो अथॉरिटी पावर के सिंबल यही होता है. एक छत्ता ले लिया हाथ में तो माना गया कि आप बड़ा साहूकार है, बड़ा धनी है, बड़ा लैंडलॉर्ड है, समथिंग ऑफिशियल. और ये कपड़े महंगा था फिर भी पहनते, आप देख रहे हो. और ये उसी टाइम और एक एक्स्ट्रा कपड़ा बांध रखा है, और एक्स्ट्रा कपड़ा टोपी के हिसाब से बना रखा. ये कहता है उसी टाइम दिस इज द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. ये है कौन? जबर है. जबर हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू प्रोवाइड जब. हो गया ये. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना है.
By tomorrow we have to complete the chapter and we have to start other chapters. We are lacking behind. No problem. थैंक यू वेरी मच. आई विल गिव यू सम असाइनमेंट हियर. आप लोग उस असाइनमेंट को करना जैसे हम क्लास में करते थे, और अगर चाहिए तो आप बता देना, मैं यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दूँगा. और आप सोच लेना आपकी क्लास 10th है, कौन सा टाइप लॉन्ग टाइप कौन सा वाला क्वेश्चन बड़ा है, कितनी वर्ड में लिखना है. यू नो वेरी वेल. हमारी वर्डिंग होता है लॉन्ग टाइप 80 से 100 वर्ड में लिखना है. शॉर्ट टाइप ओनली 1 वर्ड 1 सेंटेंस में लिखना है, या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.